नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर है हमारा भारत सरकार और राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके हम फर्स्ट यूनिट के सेकंड लास्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अभी तक की चर्चा में, अभी तक के लेक्चर्स में हमने फर्स्ट यूनिट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने जिक्र करा, उसके बेसिक फीचर्स के बारे में जिक्र करा और डिबेट्स और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी हमने अपने लेक्चर्स कवर करें, ये इस टॉपिक को कवर करा। आज का जो लेक्चर है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप सबने लगभग 12वीं तक कितनी बार इसको पढ़ा होगा, मगर इस बार भी हमें पढ़ना है, मगर हमारा जो स्वरूप है, जो पढ़ने का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग है। अभी तक का हमने जितना भी देखा पढ़ने का स्वरूप, उसमें क्या है कि हमें फैक्ट को ज़्यादा जानने की बताया गया है या उसको व्याख्यात किया गया है कि फैक्ट्स के बारे में। अब जो हमें इस पेपर के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करना है, तो उसके पीछे हमें राजनीति, पॉलिटिकल वाला एंगल, जो पॉलिटिक्स है, उसके एंगल्स के थ्रू हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा। और कैसे ये जो डायरेक्टिव्स हैं, ये स्टेट के फंडामेंटल्स को डिनोट करते हैं कि राज्य कोई भी कार्य करेगा या भारत सरकार कोई भी नीति बनाएगी, तो वो जो नीति है, उसका जो सीड है, जो जड़ है, वो जड़ कहाँ है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत है कि कोई भी नीति बनाएगी, कोई भी नीति को क्रियान्वित करेगी, किसी भी प्रकार का प्लानिंग, नियोजन तैयार करना है, तो भी उसका जो जड़ है वो कहाँ है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसी को आज हमें समझना है, कंप्रीहेंड करना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इससे पहले आप सभी को पता होगा कि जो हमने फंडामेंटल राइट्स करे हैं, वो पार्ट कौन से वाले के अंदर आता है? पार्ट 3 के अंदर आता है। पार्ट 3 से जैसे ही हम चौथे की ओर बढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में हमें अपना अनुच्छेद उपलब्ध कराता है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में अपने सिद्धांतों को वर्णित करता है या उपलब्ध कराता है। तो देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमने कहाँ से बोरो करा है? ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है, और आयरलैंड ने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था। तो देखिए, इसमें क्या है कि राज्य, जो सरकार है, वो किस पथ पर चले, वो किस तरीके से कार्य करे, वो कौन से आयामों को अपनाए, वह कौन सी नीतियों को क्रियान्वित करे, उन सभी के बारे में जो जिक्र है, वो हमें DPSP के अंदर मिलता है। कि आप सब देखिए, आप सब ने कितनी बार सुना होगा, मनरेगा पॉलिसी, जन धन अकाउंट हो गया, या फिर ये जो हमने आर्टिकल 73, 74 के बारे में भी अगर हमने पढ़ा है, तो ये सब कहाँ से मिल रहा है? इन सब की जड़ें कहाँ हैं? वो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इन जड़ों को हम ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, इससे स्टार्टिंग करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 1945 में एक सप्रू कमेटी गठित हुई। उन्होंने 2 तरीके के सजेशन दिए कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, हमें उसे 2 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। पहली श्रेणी में कौन से हैं? जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल का क्या मतलब है कि ऐसे अधिकार जिनका हनन होने के लिए जो व्यक्ति है, वो न्यायालय के समक्ष जा सकता है, न्यायालय उस अधिकार को उपलब्ध कराने में मदद करेगा या उस अधिकार को रिस्टोर करेगा। ये हुए जस्टिसेबल। और नॉन जस्टिसेबल राइट्स कौन होते हैं? जिनके लिए न्यायालय इतना क्रियान्वित तौर पे आगे नहीं आएगा, वो राज्य के विवेक के ऊपर है। तो 2 तरीके के अधिकारों को वर्णित करा, 2 श्रेणी में बांटा सप्रू कमेटी ने। और सप्रू कमेटी ने जो पहला जो अधिकार है, जिसको जस्टिसेबल जो है, उसको फंडामेंटल राइट्स बोला, और जो नॉन जस्टिसेबल है, उसको हमने DPSP के स्वरूप में वर्णित करा उन्होंने। ठीक है, तो हमें ये जो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो ये किस कमेटी से लिंक है? ये सप्रू कमेटी से लिंक है। सप्रू कमेटी कब गठित हुई? 1945 में, 1945 में।
आप सभी याद रखिएगा इस फैक्ट को। यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके अंदर क्या है कि आर्थिक तौर पर जो भारत राज्य है वो किस तरीके का होगा, उसकी नीतियाँ किस तरीके की होंगी आर्थिक स्तर पर, उन सभी के बारे में हमें यह बताने का प्रयास करता है, या इन सिद्धांतों के माध्यम से हम भारत राज्य के इकोनॉमिक आदर्श को या फिर इकोनॉमिक आइडियल्स को हम समझ सकते हैं। आर्थिक आदर्श को हम डीपीएसपी के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हम देखें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू फॉलो दिस प्रिंसिपल बोथ इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन, कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो प्रशासन और कानून निर्माण दोनों के अंदर फंडामेंटल मौलिक तौर पे लागू होने चाहिए। ये राज्य की ड्यूटी है, ये कर्तव्य है प्रशासकों का कि इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में समाहित करना, अपने प्रशासन में वो जो क्रियान्वय है उनके अंदर शामिल करना। उसके बाद अगर हम देखें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस स्वरूप में डिस्क्राइब करा गया है, नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वर्णित किया गया है या समझाया गया है। उसके बाद अगर हम एक स्टेटमेंट और देखें, सर आइवोर जैनिंग का है, बहुत फेमस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जिन्होंने क्या किस स्वरूप में दर्शाया है कि जो भारतीय जो संविधान है वो फैबियन सोशलिज्म को एक्सप्रेस करता है, उसकी व्याख्या करता है, या फैबियन सोशलिज्म होने का दावा करता है, मगर सोशलिज्म वर्ड को बिना यूज करे हुए। अब इधर देखिए समझना क्या है, सबसे पहले आपको सोशलिज्म समझ में आना चाहिए। सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म का क्या बेसिक मीनिंग क्या होता है कि उत्पत्ति के साधन पर राज्य या सरकार का नियंत्रण होगा, और उत्पादित जितना भी उत्पादन है, जितना भी उत्पादित उत्पादन है, जितना भी प्रोडक्शन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको उसके वितरण पर भी राज्य का कंट्रोल होगा। अब देखिए जो फैबियन सोशलिज्म है वो किस चीज़ की चर्चा करता है, तो देखिए ये जो 1950 के आसपास ये संकल्पना थी कि हम दो तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं, एक तो क्रांति लाकर परिवर्तन कर सकते हैं और दूसरा क्या हो सकता है फैबियन सोशलिज्म या फिर फैबियन समाजवाद। देखिए जो क्रांतिकारी परिवर्तन है इसका क्या अर्थ है कि एकदम से पूरा स्ट्रक्चर बदल देना, एकदम से पूरा स्ट्रक्चर को पलट देना, उसके बाद आप क्रांति लेके आना है। मगर जो फैबियन सोशलिज्म किस चीज़ पे बिलीव करता है, या उसका मेन आयाम यह है कि हम लोकतांत्रिक स्वरूप से या फिर लोकतांत्रिक तरीके से भी हम क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। ये फैबियन सोशलिज्म का मुख्य आयाम है कि हम शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हम न्याय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं बिना क्रांति करे बिना, क्योंकि क्रांति के अंदर बहुत सारी हिंसा भी होती है। देखिए क्रांति के अंदर भी हिंसा होती है, मगर यहाँ पे हिंसा नहीं है, हम शांतिपूर्ण धीरे धीरे हम क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद के द्वारा। तो ये समझने का जरूरत है। तो उन्होंने यही डिस्क्राइब करा है कि बिना सोशलिज्म वर्ड यूज करे हुए, जो सर आइवोर जेनिंग है वो बोलते हैं कि ये फैबियन सोशलिज्म को अभिव्यक्त करता है। तो प्लीज ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में लिखना होगा ये स्टेटमेंट, इसलिए मैंने ऐड भी करा है। आगे हम बात कर रहे हैं तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो शासन प्रक्रिया के तहत ये सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं उसे मौलिक स्वरूप में उसे लागू करना ही होगा, मौलिक रूप से उसे अपनाना होगा ही होगा। यही फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के अंदर आता है। हम देखें
तो आप सबने देखा होगा, जो आपने कोर्स भी पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके अंदर आपने प्रेमबल पढ़ा होगा। प्रेमबल के अंदर जस्टिस वर्ड है, लिबर्टी है, फर्टर्निटी है। मगर ये सब कैसे स्थापित होंगे, इन सबको कैसे अचीव करा जाएगा, इनको कैसे प्राप्त करा जाएगा? तो ये जो प्राप्त, इनको कैसे अचीव करा जाएगा, जो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उन्हीं के अंदर इनको अचीव करने के उपाय बता रखे हैं कि किस तरीके की समानता, किस तरीके से लिबर्टी होगा, किस तरीके से फ्रेटर्निटी बढ़ेगा। उन 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 आयामों को भी हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी प्रस्तावना में जो जो वैल्यूज़ को, नोबल आइडियाज़ को इंक्लूड करा गया है प्रीएम्बल के अंदर, उनको भी अचीव हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। आगे ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। क्या है कि देश के शासन में मौलिक और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। कि जितने भी डीपीएसपी जितने भी प्रिंसिपल हैं, इनको लागू करना इस राज्य का क्या है, कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। एक तरीके से ये ड्यूटी है कि स्टेट इसको अपने कानून बनाने की प्रक्रिया में भी लागू करे और देश चलाने की प्रक्रिया में भी लागू करे। तो देखेंगे, हम सब देखेंगे कितनी सारी नीति है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है, प्रत्यक्ष तौर पे ये क्या है, प्रभावित है, किससे, डीपीएसपी से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनरेगा वाला नीति कि 100 दिन का रोजगार देना है, ठीक है। अगर 100 दिन का रोजगार अगर राज्य नहीं दे पाता तो उसे पैसा देगा कि एटलीस्ट राज्य कम से कम 100 दिन का तो रोजगार सुनिश्चित कर सकता है व्यक्ति के लिए। तो ये सब सिद्धांत कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे डीपीएसपी से आ रहे हैं। आगे हमारे एक विचारक है एमपी शर्मा, उन्होंने इन जो जितने भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, या उन्होंने 3 ग्रुप में उनको डिवाइड करा है। सबसे पहला ग्रुप जो है वो समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और उदारवादिक, मतलब सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्ट, 3 कैटेगरीज में बांटा है। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो लार्जली या फिर प्रमुखता तौर पे किस चीज़ की स्थापना करना चाहते हैं, वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। जितने भी सिद्धांत है और क्या है, एग्जाम्पल्स देखिए, जो आर्टिकल अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, ये सब आर्टिकल और भी बहुत सारे मुद्दे या फिर वाइड रेंज ऑफ स्टेट एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, एजुकेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इन सभी को डील करते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं कि कुछ जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंदर क्या क्या वर्णित करा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला पॉइंट है ये गांधीयन अप्रोच भी है, और जैसे ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सबको संगठित करना, उनके क्या नाम है, राइट टू वर्क, उसको सुरक्षित करना, बेरोजगारी, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता, इन सबको सुनिश्चित करना, पब्लिक असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, ओल्ड एज, सिकनेस, जो बीमारी है या फिर जो ओल्ड एज जो पेंशन है उन सबको सुनिश्चित करना। और देखिए यहीं पे और क्या है, टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। और क्या है आगे देखिए कि काम उचित मानव स्थिति बनाए रखना काम करने के लिए, और मातृत्व
राहत को भी सुनिश्चित करना। उसके बाद हम देखें तो देखिए अभी ये न्यूज़ में भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसके अंदर क्या है, सामान्य नागरिक संहिता को लागू करना अभी नहीं है, इसको लागू करना कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति है उन सभी को एक समान एक नियम के तहत सभी को शासित करना, दंड देना। तो सामान्य नागरिक संहिता को लागू करना, ये सब सिद्धांत हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित हैं कि इन सिद्धांतों पे राज्य को अपनी नीतियां बनानी चाहिए या फिर इन सिद्धांतों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अब देखिए आप सबने सुना हो, आप सब देखिए GPS ऑन करते हैं कहीं जाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं ना कि मैंने ये लोकेशन डाला, तो हमने तो ये देखिए, तो इसको इस तरीके से समझिए कि जो आपके जो प्रेमबन है, जो प्रेमबन है वो क्या है, आपका लोकेशन है, ठीक है, क्या है, लोकेशन है, ये स्टेट है। अब इसको आगे बढ़ने के लिए ये जो ये क्या है, ये रोड्स है, ये क्या है, रोड्स है। तो ये जो, और यही क्या है, नेविगेट भी कर रहा है, यही बता रहा है कि हाँ इस राह पे चलना है, तब जाके हम प्रेमबल को अचीव कर पाएंगे। जो उद्देशिका है, जितने भी सिद्धांत उसके अंदर वर्णित है, जितने भी आयाम उसके अंदर शामिल है, जितने भी आइडियाज विचार जितने भी शामिल हैं, हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम इन सभी चीज़ों को आगे लेके चलें, इसी पथ पर अगर हम आगे बढ़े। ये जितने भी पथ हैं कि जैसे ये जितने ये सारे हैं और भी आगे आएंगे, ये सब क्या है, पथ है। इस पथ पे अगर हम बढ़ेंगे तभी हम जो प्रस्तावना में जितने भी लिखित विचार हैं, उद्देश्य हैं, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। आगे देखिए इसी के अंतर्गत क्या है कि टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, कि गरीब लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके हितों को बनाए रखना, उनको शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना, ये सब मूल्य, ये सब वैल्यूज हमें DPSP के अंदर भी मिलते हैं। तो देखिए DPSP के अंदर तो रिजर्वेशन पॉलिसी, क्या हम कह सकते हैं कि ये DPSP से ही लिया गया है? क्या यही राज्य को सुनिश्चित करता है? देखिए एट द एंड राज्य का करना क्या है, राज्य को कल्याणकारी राज्य बनना है। तो कल्याणकारी कैसे करेगा, जब वो गरीबों की मदद करेगा, एक समतावादी समाज की स्थापना करेगा, समाज में एक समानता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। उसके बाद देखिए कि और क्या सिद्धांत है DPSP के अंतर्गत, टू सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, कि जो पब्लिक हेल्थ है उसको बनाए रखना, और जो भी नशीले पदार्थ हैं, एंड द प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जितने भी नशीली पेयजल है, पेय पदार्थ है या फिर दवाइयाँ हैं, उन सबको उन सबको निषेध कर दिया जाए। और देखिए इसी के अंतर्गत जो काउ स्लॉटर है, गौ हत्या है, उस पर भी बैन इसी के तहत है कि देखिए जो इस पे बैन लगाना है ये भी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही लिखा हुआ है, इसीलिए बहुत सारे राज्यों में इस पे बैन है। उसके बाद क्या है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, टेकन टुगेदर दीज प्रिंसिपल लेड डाउन द फाउंडेशन ऑन द न्यू डेमोक्रेटिक इंडिया विल बी सेटअप, विल बी बिल्ड अप, कि इन जितने भी सिद्धांत दिए गए इन्हीं से हमें एक नए लोकतांत्रिक भारत का निर्माण होगा, ये सिद्धांतों के माध्यम से। आगे देखिए शुरुआती तौर पे जो हमने देखा कि 86th अमेंडमेंट में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा है वो मुफ्त होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो भी वर्णित था DPSP के अंदर। आर्टिकल 45 declares that the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of constitution, कि 10 साल के भीतर के अंदर ही अंदर क्या, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट एज ऑफ 14 ईयर की 14 ईयर एज तक के बच्चों को
हम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं निशुल्क रूप से। ये भी डीपीएसपी के अंदर हमारे को वर्णित था। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये रूपरेखा तय कर रखा था। तो आप सब देख रहे होंगे कि जितनी भी नीतियां दिख रही है हमें सामने, वो कहीं ना कहीं स्वरूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ही ली गई है। अब देखिए, जो बहुत सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो क्या है, गांधीयन पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं। ये गांधीयन पर्सपेक्टिव की ओर हमारा बोध कराते हैं। कैसे कि देखिए, आर्टिकल 40 के अंदर क्या बात किया गया है, स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए जो 73rd अमेंडमेंट है, 73rd, 74th, ये कहाँ है? ये भी आइडिया कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी से ही लिया गया है। नो डाउट लॉ तो बाद में बना है, मगर आइडिया तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। कि देखिए, हर आइडिया हमारे संविधान निर्माता ने ऑलरेडी दे रखा है। टाइम, स्थिति, सिचुएशन और भी संदर्भ, इन सब के अभाव में कि वो अभी टाइम नहीं है, इसको लागू नहीं कर सकते, या फिर परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो ये राज्य के विवेक के ऊपर छोड़ दिया है कि राज्य को इसी स्वरूप में काम करना है। मगर जब उसके पास संसाधन हो जाए, जब उसके पास पैसा आने लगे, जब उसके पास ज़्यादा करने को रिसोर्सेज हों, तब वो इन सभी चीज़ों को अपना सकता है। इसीलिए इसको न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है कि अगर राज्य सरकार इन उद्देश्यों पे, इन नियमों पे काम नहीं करती तो हम उसको पनिश नहीं कर सकते कोर्ट के द्वारा। हम पनिश कर सकते हैं। कैसे पनिश कर सकते हैं? आप 5 साल के बाद वोट मत दीजिए, तो आपके डोमेन में, इसको न्यायालय के डोमेन में नहीं रखा गया। इसको किसके डोमेन में रखा गया? पीपल के डोमेन में रखा गया कि अगर कोई सरकार इन उद्देश्यों पे काम नहीं करती है तो 5 साल के बाद आप हटा दीजिए वोट दे के उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो दे दिया 40 में। प्लीज याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत कौन से आर्टिकल का है, तो आर्टिकल 40 का है। और देखिए आगे 45 में देखें तो देखिए, स्पेशल केयर टू एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। कि देखिए, जो वीकर सेक्शन है उनके हितों को बनाए रखना या उनको अग्रसर करना, उनको भी समान स्थिति में लेके आने के लिए भी राज्य को स्पेशल केयर करना चाहिए, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, या फिर कोई भी या तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, सुरक्षात्मक भेदभाव या अफर्मेटिव एक्शन, कोई भी शब्द है वो रिजर्वेशन ही। ठीक है, उसके बाद 43 में देखिए, आर्टिकल 43 में क्या है, स्टेट शैल ट्राई टू प्रमोट कोटेज इंडस्ट्री, जो भी कोटेज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, कुटीर है, या फिर जो खादी इंडस्ट्रीज है, उन सबको आगे बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, गांधी की दर्शन में हम देखते हैं जो विलेज है वो क्या है, वो आत्मनिर्भर है। जो गांधी का जो ग्राम का विचार है उसके अंतर्गत क्या है कि गांव जो है वो अपने आप में आत्मनिर्भर है। ठीक है, और उसी हिसाब से राज्य को भी ऐसे ऐसे प्रयास करने चाहिए कि गांव अपने आत्मनिर्भरता पे बना रहे, उसे किसी और की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो स्टेट को ऐसे ऐसे उद्योगों को स्थापित करना चाहिए जिससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कि गांव का व्यक्ति शहर जाके पैसा अर्जन ना करे, उसे वहीं पे वो अपना अर्जन कर सके। क्या है, देखिए आर्टिकल 48 में क्या है कि जितने भी गाय हैं, बछड़े हैं, जितनी भी मवेशियां हैं, उनकी नस्लों को बचाए रखें, उनका संरक्षण करें, उनकी स्थिति में सुधार करें। उनका जो स्लॉटर है, देखिए काउ स्लॉटर ऑफ काउ वो ना हो, गौ हत्या ना हो, इन सब पर रोक लगाए और मवेशियों की नस्लों को सुरक्षित करें। इन सब के बारे में जिक्र कर रखा है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने शुरू में ही, इतना गहरा हमारा संविधान है 47 में, कि जितना भी हमें पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है, जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स हैं, जो नशीली पदार्थ हैं, नशीली दवाएं हैं, या फिर मदिरा पान है, इनको कम करें, रोकें, इसको
एलिमिनेट करने का प्रयास करें, इसको निषेध करने का प्रयास करें, ये राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है। तो इसी कारण बस देखिए बहुत सारे राज्य में शराब बैन है, नशीली पदार्थ बैन है। देखिए जो डीपीएसपी का जो डोमेन है वो कितना विरुद्ध है। देखिए नो डाउट उन्होंने कितनी छोटे स्तर पे भी बात करा है, गांव के स्तर पे भी बात करा है, और कितने बड़े स्तर पे कि डायरेक्शन रिलेटेड विथ इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे हम न्याय और शांति स्थापना करें, शांति की कैसे स्थापना करें। तो आर्टिकल 51 प्लीज लिखिएगा, यूपीएससी में भी आईएएस के एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत इंटरनेशनल पीस को स्टैब्लिश करना है या फिर उसको अपनाना है। तो देखिए आर्टिकल 51 इसके अंदर क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य, ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा क्या है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, कि जितने भी राष्ट्र हैं न्याय संगत और सम्मानजनक अपने संबंध को स्थापित करें, मध्यस्थता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करें। मध्यस्थता मतलब पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, की सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट, उनको किसके थ्रू, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता के माध्यम से उसका निपटारा करें। देखिए ये सिद्धांत भी हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है। ये राज्य को इस स्वरूप में आगे बढ़ना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति कैसे करेगा राज्य, भारत सरकार, वो इन सिद्धांतों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय राजनीति करेगा। आगे हम देखिए एक मिसलेनियस भी ऐड कर रखा है डीपीएसपी के अंदर, मतलब विविध और भी अन्य क्या है, वो कौन कौन से डायरेक्टिव है राज्य को, कि देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर वो किसके, आर्टिकल 50 के तहत, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इन दोनों को जो शक्ति का पृथकीकरण है वो भी आइडिया हमारे किसमें है, डीपीएसपी के अंदर ही है, शक्ति का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर, प्लीज इसको लिखिए। उसके बाद टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री, कि पूरी कंट्री पे ये लागू हो जाए, कि सामान्य नागरिक संहिता जो है वो सभी पे लागू हो जाए पूरे देश में। इसके ऊपर भी आगे अग्रसर होना है राज्य को। तो आर्टिकल 44 याद रखिएगा, ये डिबेट में भी है, बहुत बार आपने सुना हुआ, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद क्या है, वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, कि भाई हम ट्रेडिशनली जो तरीके से हम करते आए हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों को भी इंक्लूड करो, ठीक है। साइंटिफिक लाइन पे ही हम एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने ज्ञान में और ऐड करो। तो इन सभी के ऊपर भी राज्य को दिशा निर्देश मिले हुए हैं। अब देखिए हमने जैसे पिछली स्लाइड में भी चर्चा किया था कि 42nd अमेंडमेंट में जो 3 वर्ड हैं वो इंट्रोड्यूस करे, जिसमें से एक सोशलिज्म भी वर्ड है, सोशलिस्टिक। तो देखिए तो क्या है, 42nd अमेंडमेंट्स के द्वारा जो सोशलिस्टिक एक प्रिंसिपल लेके आया गया, वो उसके माध्यम से भी डीपीएसपी में थोड़ा सा परिवर्तन करा गया, या फिर उसके अंदर भी थोड़ा सा बदलाव किया गया। जो डीपीएसपी का जो आयाम है उसे समाजवाद की ओर अग्रसर कर दिया गया। उसके बाद जो 44 अमेंडमेंट हुआ, जो जनता गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 इंक्लूड करा आर्टिकल 48 के अंतर्गत, जो इस तरीके से है कि राज्य विशेष रूप से आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता और असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। तो देखिए एक तरीके से जो समाजवाद वर्ड है उसी को अलग स्वरूप में बोला जा रहा है कि देखिए जो इनइक्वालिटी है, जो आय को लेकर इनइक्वालिटी है उसको कम करना है, जो असमानता है स्टेटस को लेकर, फैसिलिटीज को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर, वो असमानता को खत्म करना है। तो ये सब इंक्लूड करा गया 44 अमेंडमेंट के तहत।
कि व्यक्तियों के बीच में ही नहीं, समाज के समूहों के बीच में भी ये असमानता है, आय को लेकर, स्टेटस को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर, इन सबको खत्म करना। अगर हम डीपीएसपी की अगर हम थोड़ी आलोचना या क्रिटिसिज्म करें, तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म क्या है, लैक ऑफ लीगल सैंक्शन, कि हम न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते इनको लागू करवाने के लिए। नो डाउट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस तो है कंट्री का, मगर नॉन जस्टिफिएबल है कि हम न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते अगर सरकारें इसको पालन नहीं कर रही या इसको होल्ड पे रख रखा है। द कोर्ट ऑफ इंडिया हैव नो पावर टू इन्फोर्स देम, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। मगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको लागू कराने के लिए पास जो कोर्ट है उनके पास शक्ति है। हम न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं मगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए नहीं जा सकते। आगे क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन डिस्क्राइब बाय केसी वेयर, ये नाम नोट कर लीजिएगा, एज अ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। उन्होंने ये बोला कि ये जो उद्देश्यों और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है जो डीपीएसपी है, क्या है, उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, उसके स्वरूप में वर्णित करा है केसी वेयर ने। जो कुछ विचारकों ने इसे ऐसे बताया कि ये बहुत वेग है और इलॉजिकल है। जैसे सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन नो कंसिस्टेंट फिलोसफी। आप देख रहे होंगे कि 3 तरीके की विचारधारा ही हमने 3 तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है, उथन पुथन हो रखा है, वो भी इंक्लूड कर रखा है, ये भी इंक्लूड कर रखा है। तो ये बहुत वेग है, अस्पष्ट है और अतार्किक भी है कई मायनों में। बोला गया है आगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको एक नैतिक उपदेश के रूप में भी आलोचना करी गई है कि ये केवल और केवल एक उपदेश दे रहा है। क्योंकि देखिए नो डाउट ये राज्य के विवेक के ऊपर है, राज्य इसे कब अप्लाई करे, हम इसके लिए न्यायालय में भी नहीं जा सकते। एक तरह से एक नैतिक उपदेश प्रदान करता है, मोरल परसेप्ट्स देता है। उसके बाद क्या है कि जो प्रोफेसर केटी साहब उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब करा है कि अ चेक पेबल बाय द बैंक ओनली व्हेन द रिसोर्स ऑफ द बैंक परमिट्स। ठीक है, कि जब बैंक के संसाधन अनुमति देंगे तब ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो नो डाउट एक फिलॉसफी भी प्रोवाइड करता है डीपीएसपी, और आफ्टर ऑल ये राज्य के संसाधन के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य के पास जब संसाधन होंगे, जब उसके पास वो कार्य शक्ति होगी या जब उसके पास वो इच्छा शक्ति होगी, तब जाके वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा। और देखिए नो डाउट आप थोड़ा सा देखिए कि जो 73rd है वो जो 1991 में 73वें संविधान संशोधन और 74वें, ये कब लागू हुए, 1991 के बाद ना। मगर डीपीएसपी में तो शुरुआत में ही दी थी जब हमारा संविधान बना था, तभी ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत आर्टिकल 40 दे रखा है। तो ये लागू कब हुआ, 1991। देखिए कितना टाइम लग गया। यूसीसी अभी भी पेंडिंग में ही है। तो इस मामले में कई बार नैतिक उपदेश के रूप में भी आलोचनात्मक किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस लेक्चर से थोड़ा सा भी लाभान्वित हुए हैं तो प्लीज़ आप अपने कमेंट साझा कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी कोई तैयारी कर रहा हो। धन्यवाद।